बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 139 मुलाहिज़ा फरमाएं ना। उन्होंने कभी इसकी कोशिश की थी, अमलन ये नामुमकिन था। चुनाचे नाकाबंदी की सफ़ में स्टेशन सिर्फ बयान की हद तक आते थे। उसके बावजूद मैंने एहतियात से किनारा नहीं किया। ट्रेन के आने तक मैं बेंच पर बैठा अपना चेहरा छुपाए अखबार पढ़ता रहा। अब ना मैं बाबू था, ना देहाती, ना मलंग और ना थानेदार, बल्कि एक आम आदमी के कपड़ों में था जो किसी की तवज्जो का बायस नहीं बनते। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते की मोहलत दरकार थी। इस अरसे में जहाँ शेव बढ़ जाने से मेरी सूरत दाढ़ी का इजाफा होता, वहाँ आम लोगों के ज़हन में भी हफ्ता भर पहले के अखबारात में छपने वाली तस्वीर के खदोखाल बदम पड़ने का इम्कान मौजूद था। सब लोग एक ही अखबार नहीं पढ़ते, बल्कि 95% तो शायद अखबार मांग कर भी नहीं पढ़ते। सुनी सुनाई से हालात हाजरा का अंदाज़ा करते हैं या हालात हाजरा को इतना ही अहम नहीं समझते कि उन पर दिमाग सोजी की जाए। वाकई मुख्तलिफ अखबार देखते हैं और हर रोज़ अखबार में इतनी तस्वीरें छपती हैं जिनको याद करना मुश्किल होता है कि सूरत तो देखी बाली लगती है, मगर तस्वीर किसी मफरूर मुजरिम की थी या सियासी लीडर की। ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट थी और मुश्किल ये थी कि एक पैसेंजर ट्रेन उर्फ मुर्दार गाड़ी और एक तेज़ रफ्तार रेल कार दोनों उसके बाद मिलती थी। मैंने कुछ वक्त एक पुराने रेस्टोरेंट के वैरान और घुटन माहौल वाले में खाना खाते हुए गुजारा और वहां से उस वक्त निकला जब वेटर खुद मुझे निकालने पर कमर बसा नजर आते थे। मेरे बाहर आती ट्रेन आ गई और मैं खिड़की के रास्ते उस बोगी में दाखिल हो गया जिसमें मुसाफिर यूं भरे हुए थे जैसे अनार में दाने। लेकिन एक और दाना अंदर गिरते ही शोर मच गया, क्योंकि मैंने बराह रास्त नीचे की 2 बर्थों पर काबज एक फैमिली के दरमियान लैंड किया था। बदकिस्मती से फर्श पर मुकीम हजरात में मुनहनी जिस्म और पुरानी वज़े के एक बुजुर्ग भी थे जो कुछ मुराकबे की हालत में सुरंगों बैठे ऊँग रहे थे। मैं उन पर गिरा तो वो बेसुरी काल बैल की तरह चिल्लाने लगे, अबे गंवार उजड़, ये रास्ता है शुराफा के अंदर आने का? दरवाजे क्या नुमाइश के लिए हैं? हाय माफ कीजिएगा, मैंने उनको उठाते हुए कहा, क्या ये दरवाजा नहीं था? मेरी नज़र कमज़ोर है। इनकी फैमिली की एक खातून ने जो मिजाज, सूरत और उम्र के एतबार से उनकी शरीक हयात हो सकती थी, मेरे 2 अत्थड़ मारा। मोटे मुश्तंडे, इतना कमजोर तो नहीं है तू? मजाक करता है शरीफों से? अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाता तो वो बेवा हो जाती, 10 बच्चे यतीम होते। वो बांसुरी की तरह बजने लगी। फिक्र मत करो खाला, ये कहीं से नहीं टूटे हैं। मैंने कहा, ठोक बजा के देख लो, और फौरन उनके दरमियान से निकलकर खड़े हुए मुसाफिरों में शामिल हो गया जो इसे एक एक्ट की कॉमेडी से महफूज हुए थे। अरे छमिया की माँ, टीम के कप्तान ने आओ बकार जारी रखी। कम वक्त 1 टन का गेंडा था, चूरा कर दिया खबीस ने। 7वें आसमान से मुझ पर टपक पड़ा वो शख्स सुलिये से भी मियाँ खोजी का दूसरा एडिशन था। आदमी को 7वें आसमान पर ही से जमीन पर फेंका गया था। नाना, मैंने नीम संजीदा लहजे में कहा। नाना? चूरा होने के बावजूद वो पटाखे की तरह उछले। अबे अंधे, अबे बाल धूप में सफेद हो गए हैं, तू समझते है बुढ़े हैं? अबे आज भी हम तेरे जैसे जवान पर भारी हैं, उठा के पटक दें तो पानी ना मांगे। ऐसा गजब मत करना दादा मियाँ, किसी ने लुत्फ लेने के लिए कहा। ये कोका कोला मांगेगा, महंगा पड़ जाएगा। ऐसी जवानी है तो करवा लो एक और शादी, किसी ने मशवरा दिया। कर की 2 टीमें हो जाएंगी। हम खोजी की जोजा की बारी थी। ये दिलचस्प तमाशा उस वक्त तक जारी रहा जब तक छेड़छाड़ करने वाले खुद ही बोर नहीं हो गए और मियाँ खोजी की फैमिली ने महसूस नहीं किया कि आफियत खामोशी ही में है। बच्चे इस तमाशे में गैर जानिबदार तमाशाई बने, कभी अम्मा अब्बा को देखते तो कभी ठट्ठे लगाने वालों को, जो सब अट्टे कट्टे जवान और तादाद में ज्यादा थे। फिर मैंने महसूस किया कि मियाँ खोजी बार बार नाक पर से फिसल आने वाला चश्मा ऊंचा करके मुझे फोकस कर रहे हैं और कुछ कंफ्यूजन का शिकार हैं। चोर मेरे दिल में था, चुनाचे मैंने इस हजूम में से खिसक जाना बेहतर समझा। मैंने खोजी को लोगों के दरमियान से गुजर के बाथरूम की जानिब नहीं देखा था। मैं तो खुद भी बाथरूम जाना चाहता था। चुनाचे मैं आगे बढ़ के बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हो गया कि जैसे ही कोई बरामद हो मैं अंदर चला जाऊं। 10 मिनट बाद बिलाकर वो हाथ में लोटा पकड़े नमूदार हुए। पहचान लिया? वो मुझे रूबरू पाते ही चिल्लाए, बिल्कुल पहचान लिया। इससे ज्यादा बोलने की मैंने उन्हें मोहलत न दी। मैं उन्हें समेटता हुआ अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा धड़ से बंद करके लॉक कर दिया। 4 फुट मुरब्बा जगह में 2 अफराद का सिर्फ खड़ा रहना मुमकिन था। मैंने खोजी को दीवार से लगा के घुटने से दबा लिया। एक हाथ से उनकी नाजुक गर्दन दबोची और दूसरे हाथ से रिवाल्वर निकाल लिया। ये देखा है कभी? मैंने लहजे को इंतहाई खूनख्वार बना के कहा और रिवाल्वर की दाल उनकी पेशानी पर रख दी। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ कि उनकी आंखों की पुतलियां साकत हो गई हैं। रंग उनका पहले ही लाश की तरह सफेद था, लेकिन उन्होंने आहिस्ता से इकरार में सारी लाया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। तुमने ठीक पहचाना है मुझे, मैंने बदमाशों की तरह गुर्रा के कहा। 6 कत्ल कर चुका हूँ, चोरी डाके अगवा सब खेल है मेरे। जेल से भागा हूँ और 1 बार नहीं 10 बार, आइंदा भी भाग सकता हूँ। मैंने अपनी गिरफ्त ढीली की तो उसने कांपते हुए गहरी सांस ली। खुदा के लिए माफ करना नहीं जानता मैंने उसी लहजे में कहा।
अगर तुम्हारी जबान से एक लफ्ज भी निकला तो सारी गोलियां मार दूंगा और चलती ट्रेन से कूद जाऊंगा। बहुत ट्रेनिंग है मुझे इसकी। उसके हाथ से लोटा गिर गया। कसम अल्लाह की, मैं बोलूंगा तो काफिर। वो थर थर कांपता रहा। अच्छी तरह समझ लो, तुम और तुम्हारी बीवी, 4 बच्चे, ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी से मरेंगे। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी पर रख दी। वैसे मैं तुमको इसी जगह मार सकता हूँ। गाड़ी के शोर में आवाज बाहर नहीं जाएगी। तुम्हारी लाश का पता लगने तक मैं 50 मील दूर निकल जाऊंगा। उसने हाथ जोड़ के मिन्नत समाजे तो रोना धोना शुरू किया। कसमें खाने लगा, मेरी तोबा, मेरे बाप की तोबा। डाकू साहब, मुझे बख्श दो, मेरे बीवी बच्चों पर रहम करो। अच्छा, मैंने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जबान बंद रखना। ये मत समझना कि तुम लोगों की मदद से मुझे पकड़ लोगे या कंडक्टर गार्ड को हटा दोगे। मैं अगर जेल चला गया ना, तब भी मेरे साथी बाहर होंगे। तुम्हारे एक एक बच्चे को तुम्हारी नजर के सामने ज़िबा कर देंगे। यूं मैंने कसाईयों की तरह छुरी चलाई। मेरा मकसद सिर्फ उसे दहशत ज़दा करना था और उसकी ज़हनी कैफियत ये थी कि उसकी अकल जवाब दे चुकी थी, वरना वो मुझसे सवाल ज़रूर करता कि तुम्हारे साथी मेरे घर का पता किस तरह मालूम करेंगे। जब मैंने उसे आज़ाद किया तो उसने झुककर लोटा उठाया और गिरता पड़ता बाहर निकल गया। चंद सेकंड बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं दरवाज़ा खोलकर भागा और बाहर लटक गया। 1 फुटबोर्ड पर चलता हुआ मैं बोगी के आखिरी किनारे पर पहुंचा और हाथ बढ़ा के दूसरी बोगी के दरवाजे का डंडा पकड़ लिया। कुछ लोगों ने कहा कि मरना चाहता है क्या, खुदकशी करनी है, पागल हुआ है, मगर मैंने सबको नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोडा वाटर बेचने वाले को इसी तरह एक बोगी से दूसरी बोगी में जाते देखा। उनके साथ तो बोतलों की बाल्टी का वजन भी होता था, लेकिन मुझे मशक नहीं थी। गाड़ी कम से कम 40-50 मील की रफ्तार से जा रही थी। अगर मेरा अंदाजा जरा भी गलत हो जाता या तवाजुन बाकी ना रहता तो दूसरे लम्हे मैं पटरी पर गिरता, इसी गाड़ी के पहियों के नीचे आके कट जाता या पत्थरों से टकरा के मेरा सर पाश पाश हो जाता। बदकिस्मती या खुशकिस्मती थी कि अगली बोगी डाइनिंग कार थी। वहां वेटर हजरात का इज्तिमा था। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, ये मुसाफिरों के लिए नहीं है, निकल बाहर, बगैर टिकट के सफर करना चाहता है। दूसरे ने कहा। किसी ने जंजीर खींचने की धमकी भी दी। टिकट है मेरे पास मेरे भाई, मैंने कहा, जो मेरी गलती साबित हुआ। अगर मैं तस्लीम कर लेता कि मैं बेटिकट हूं तो वो मुझसे 150 लेकर खामोश हो जाते और मुझे अपने साथ बाहिफाजत लाहौर ले जाते। अब वहां मेरी मौजूदगी का कोई जवाब ना रहा। उन्होंने मुझे धक्के देकर दूसरी बोगी में धकेल दिया। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि डाइनिंग कार तो दोनों तरफ से मिली होती है। अगली बोगी फर्स्ट क्लास की थी, जिसमें 4-4 बर्थों के अलग अलग कैबिन बने होते हैं। ये ख्याल आते ही मैं खतरे को करीब तर महसूस किया। अब अगर खोजी की बातों पर यकीन करते हुए ज्यादा जोशीले और फर्जशनास जवान आदमी मेरे पीछे दौड़े तो वो सीधे आएंगे। उन्होंने खिड़की से सर निकालकर मुझे फरार होते देख लिया होगा और यही मुजरिम होने का सबूत बन जाएगा। अगर मैं मुजरिम ना होता तो यूं जान पर खेल कर क्यों भागता। अगली बोगी में दाखिल होते ही मैंने सबसे पहले वो राहदारी देखी जिसके दोनों तरफ दरवाजे होते। उसी के निस हिस्से में दूसरा बाथरूम था। इससे पहले कि लोग मुझे देखते या मैं उन्हें धकेलता हुआ और उनके बीच में से रास्ता बनाता हुआ आगे जाता, पीछे वाला दरवाजा खुला और एक वेटर चाय की ट्रे लिए नमूदार हुआ। ट्रे को उसने हाथ पर यूं उठा रखा था कि उसका चेहरा छुप गया था। एक लम्हे की ताखीर किए बगैर मैंने ट्रे खींच ली। उसने पलटकर एहतिजाज के लिए मुंह खोला भी ना था कि मैंने दूसरी हाथ से उसको अपनी तरफ खींचा और उसकी ट्रे नीचे रखी। इससे थोड़ी सी आवाज पैदा हुई जो ट्रेन के शोर में दब गई। वेटर पहले हैरान हुआ, फिर उसने अपना तवाज़ुन बहाल करने की कोशिश की थी और मुझे देखते ही पहचान कर शोर मचाने वाला था कि मैंने दोनों हाथों से उसको दबोच लिया। एक हाथ से उसका मुंह दबाकर मैंने उसे बाथरूम में घसीट लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो तंदुरुस्त आदमी था। जिद्दोजहद करते हुए उसने अपने मुंह पर से मेरा हाथ हटा लिया। ये क्या तुम वही बदमाश हो? वो चिल्लाया, लेकिन मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। अपनी आवाज बंद रखो, मैंने कहा। मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता। तो फिर क्या चाहते हो? मुफ्त की चाय पीनी है? पी लो। मेरी जेब में 60-70 रुपए हैं, वो भी ले लो। मुझे ये वर्दी चाहिए। मैंने उसकी बात काट कर कहा, जल्दी करो, और उसके सर पर बड़ी सफाई से रखी हुई कुलादार पगड़ी उतार ली। नीचे उसके सर की सतह की तमाम फसल किसी उजाम के उस्तरे ने बिल्कुल साफ कर रखी थी और यह वारदात बिल्कुल ताज़ा थी। चुनाचे उसके सर से छत के बल्ब की रोशनी मुनक्कस होने लगी। ओए! उसका हाथ खुद ब खुद सर की तरफ गया और उसने मुझे एक गाली दी। दूसरे हाथ से उसने रिवॉल्वर छीनना चाहा और मुझसे भिड़ गया। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा तो मेरा एक पैर उस गोल सुराख में गया जो 2 कदमचों के दरमियान बना होता है। गिरते गिरते मैंने उसके सर को दीवार से दे मारा। इससे खासी आवाज पैदा हुई और रिवॉल्वर अब भी मेरे हाथ में था। मैं फिर संभल के खड़ा हुआ तो वो मेरे ऊपर आया। उसके सर में चोट जरूर आई, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ था। मेरी वक्ती पसपाई ने उसका हौसला बुलंद कर दिया और उसने मुझे दूसरी ज्यादा इश्तियाल अंगेज गाली दी और मेरे सर पर मुक्का मारा। मैंने खुद को बचाया, लेकिन वो फिर मुझसे लिपट गया। शायद उसे यकीन था कि मैं गोली चलाने की सिर्फ धमकी दे रहा हूँ।
मजबूरन मुझे उसके सर पर रिवॉल्वर मारना पड़ा। उसकी सारी गालम गलोच और बार पीट की हिम्मत खत्म हो गई। वो आदमी यकीनन जीदार था कि रिवॉल्वर देखकर भी हिरासा नहीं था। मैं भी खाली हाथ होता तो मुकाबला सख्त होता और मुझे कुश्ती या बॉक्सिंग की बजाय जोडू का इस्तेमाल करना पड़ता। दरवाजे को लॉक करके मैंने एक मरतबा फिर कपड़े बदलने का अमल शुरू किया। उसकी बेदाग सफेद वर्दी पहनकर मैंने पगड़ी सर पर रखी और आईने में देखा। मेरा यह नया रूप बहुत बेहतर था। अपना सरमाया रिवॉल्वर वर्दी की जेब में मुंतकिल करने के बाद मैंने इस बारी भरकम वेटर को शलवार कमीज पहनाई और उसकी वर्दी से निकलने वाली रकम और दूसरे कागजात बाहिफाजत कमीज की जेब में डाल दिए। मैं चाहता तो उसे बेलिबास छोड़ के भी निकल जाता, लेकिन ये उस पर दोहरा जुल्म होता। इस तमाम कार्रवाई में 6-7 मिनट लग गए और मेरे कान बाहर की आवाजें सुन रहे थे। गालबन खोजी की बात को सच मान के कुछ लोग डाइनिंग कार के रास्ते मेरी तलाश में आए थे। वेटर ने तस्दीक की होगी कि सुलिये और लिबास में एक शख्स को किधर अरसाल किया गया है। बाहर निकलती मैंने ट्रे को बिल्कुल वेटर के अंदाज में एक हाथ पर रखा और हाथ को घुमा के शाने पर यूं रखा कि मेरा चेहरा नुमाया नहीं रहा। 3 अफराद जो फर्स्ट क्लास में दाखिल हो गए थे, हर कैबिन में झांकने के बाद नाकाम वापस आ रहे थे। यार वो बंदा आउट है, एक शख्स ने कहा और उंगली को कनपट्टी पर घुमाया, जिसका मतलब ये था कि मियां जी का दिमाग खराब है, ऐसे ही बोलता आ रहा है। वो नहीं, अफीम की गोली बोल रही थी, दूसरे ने कहा। मगर भाई वो आदमी ऐसे क्यों भागा? तीसरे ने कहा मैंने खुद देखा था। देखा तो मैंने भी था, पहले ने सर खुजाया और बेरों ने भी बताया कि वो इधर ही से आया था। फिर क्या कहा? वही कितार में चलते फिर डाइनिंग कार से गुजरे। मैं उनके पीछे रहा। सारे वेटर अब चाय की ट्रे उठा के जा चुके थे या खाली ट्रे रख कर नई ट्रे उठा रहे थे। कम से कम वक्त में इनको ट्रेन के किनारे से दूसरे किनारे तक सब मुसाफिरों को चाय पहुंचानी थी। चुनाचे किसी को मेरी तरफ गौर से देखने की फुर्सत ना थी। वो सब एक दूसरे को नंबर से याद करते थे जो उनकी सफेद पगड़ी पर सामने लगा हुआ था। पीतल का बना हुआ बैज जिसके दरमियान में ये नंबर बहुत नुमाया नजर आता था। उनके लिए मैं सिर्फ 210 नंबर था। आने जाने वाले चिल्ला रहे थे, ओ यार ये गलत है। 236 ने मेरे 3 आर्डर ले लिए। 201 का फड्डा हो गया किसी मुसाफिर से, उसने ट्रे के पूरे पैसे लिए। मैं सबकी सुनता सीधा गुजरा और वापस पहली बोगी में आ गया जहां से मैंने सफर का आगाज किया। मेरी तलाश में जाने वाले और नाकाम वापस आने वाले खफीफ भी थे और हैरान भी। तुम भी कमाल करते हो चाचा, वो आदमी नहीं था जिन था, किसी ने कहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे मियाँ, क्या जिन शुराफा को बाथरूम में तंग करते हैं, पिस्तौल तान लेते हैं उन पर? खोजी ने खफा होकर कहा। सबने देखा था उसे, क्या जिन्नात नजर आते हैं? जिन्नात हर रूप में नजर आ सकते हैं, किसी ने फैसला दिया। मेरे दादा ने खुद जिन्नात वगैरह सब फजूल बातें हैं, आदमी के ज़हन की पैदावार। इससे पहले कि जिन्नात के वजूद से इनकार करने वाले और दादा मजकूरा के जाती तजर्बे को फरेबे ख्याल करार देने का मसला निजाई बनता, ट्रेन की रफ्तार सुस्त पड़ गई। लाहौर आ गया, लाहौर आ गया का शोर मचा और सबने अपना अपना सामान और खानदान संभालना शुरू किया। ट्रेन तो कोट राधा किचन के बाद लाहौर ही में थी। कैंट से पहले गुलबर्ग दवाई बस्ती के दरमियान से गुजर रही थी और नॉन स्टॉप जारी थी। धर्मपुरा की नहर का पुल आया तो मैंने सर झुका के खिड़की से झांका और मुझे 500 वाली सड़क की एक झलक दिखाई दी। फिर वो सड़क आ गई जिसका फाटक बंद था। एक तरफ गड़ी शाहू और दूसरी तरफ सदर से आने वाली ट्रैफिक रुक गई थी। लोको शेड में से निकलते निकलते 5 मिनट गुजर गए। फिर ट्रेन दनदनाती हुई बुलंदो बाला छतों के नीचे कुलियों और लोगों के शोरोगुल से गूंजते प्लेटफॉर्म पर जा रुकी। मैंने चाय की ट्रे खाली होने वाली सीट पर रखी और नीचे उतर गया। यह भी एक गलती थी। मैं बाहर जाने वाले गेट की समत बढ़ रहा था। एक वेटर ने मुझे देखा। अरे 210 तू कहाँ जा रहा है? वो चिल्लाया। जाना तो मुझे था, तुम भी जाओ, मैंने पलट कर देखे बगैर कहा। मैंने क्या रास्ता रोका है तुम्हारा? शक उसे मेरी आवाज पर ही हो गया था। लेकिन तूने मेरी जगह पेशावर तक जाने का वादा किया था। फिर उसने मेरे करीब आकर मेरा कंधा पकड़ा तो तुम 210 नहीं हो। मैंने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया और वो पीछे आने वाले बहुत से मुसाफिरों को गिराता हुआ गिरा। कुछ मुसाफिरों के हाथ से सामान छूट गया। एक कुली तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और सामान समेत गिरा तो 2 खवातीन नीचे दब गई। उन्होंने बुरकों के अंदर से चीखना शुरू किया। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई और बाहर जाने का रास्ता बंद होते ही प्लेटफॉर्म पर एक हुजूम इकट्ठा हो गया। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दौड़ लगाई उस कमरे में दाखिल हो गया जिसके बाहर टिकट का ऑफिस लिखा हुआ था। नीम तारीख कमरे में 4 टिकट लेने वाले बेद की आखिरी किनारे पर बैठे ताश खेल रहे थे। एक ने सर उठाकर मुझे देखा। किसे तलाश कर रहे हैं? पहलवान है। वो आपके साथ होते हैं ना? एक लंबे पतले से मैंने सोचे समझे बगैर कहा। पराचा साहब, क्या काम है उनसे? उसने पता चलते हुए कहा। निकालो अपना गुलाम। मैंने सो का एक नोट निकाला, ये देना था उनको, उधार लिया था मैंने कहा और साथ वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। खेल में मगन टिकट चेक करने देखे बगैर 100 का नोट जेब में रख लिया। न जाने पराचा कौन था, शायद मैं चौधरी कहता, तब भी कोई ना कोई निकल ही आता।
कंफ्यूजन उस वक्त पैदा होगा जब वो नादीदा नामालूम पराचा 100 रुपए किसी भी वेटर को उधार देने की बात नहीं मानेगा। इस वक्त तो मैं किसी चोर दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था। फिर मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के कमरे में मौजूद हूँ। उसने ऐनक लगा कि मुझे घूरा ही था कि मैं माफ करना जनाब कहकर पीछे से बाहर निकल गया। रेलवे स्टेशन के जंजाल से निकलकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि मुसीबत टल गई। मैंने अज़ीमुश्शान क्लॉक टावर को देखा, उसमें 6:10 हुए थे। मैंने 8 बजे मंजिल के घर पहुंचने का वादा किया था। ताम मेरे 1 घंटा पहले पहुंच जाने में भी कोई हर्ज नहीं था। मेरा ख्याल था कि मोहसिन अगर सुबह 8 बजे रवाना हुआ होगा तो तकरीबन 1 बजे मुल्तान पहुंचेगा। मुमकिन है राबिया उसे अपनी कार में ले गई हो। अगर 2 बजे के बाद वो अलग अलग कारों में वापस रवाना हुए तो 7 बजे के बाद ही लाहौर पहुंचेंगे। मुझे इतना वक्त मिल जाएगा कि वेटर की इस वर्दी को उतार के फिर सिकंदर बख्त बन जाऊं और वर्दी को संभाल के रख लूं। थानेदार और वेटर की वर्दी हाजिर स्टॉक में दस्तयाब रहेगी तो वक्त जरूरत काम आएगी। मेरा ख्याल था कि रिक्शा लूं और बाजार से गुजरते हुए अपने साइज का शलवार कमीज खरीद लूं, लेकिन मेरी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी। तांगा स्टैंड पर खोजी ने मुझे देख लिया। वो अपनी टीम को 2 तांगों में फिट कर चुके थे और खुद 5वीं सवारी की तरफ खड़े रह गए थे, जिसके लिए जगह कहीं ना थी। तांगे में तो जगह नहीं पहलवान, घोड़े पर बैठ जाओ, किसी ने कहा और मैं हंस पड़ा। पलट कर देखते ही हमारी नजरें चार हुई और मैंने खुद को खोजी की आतिफिशान नजरों से 2 फुट के फासले पर पाया। उन गिल्क से एक गुटी गुटी सी चीख निकली। अबे बदमाश, उन्होंने कहा, जिसे तांगे वाले ने अपनी बात का रद्द-ए-अमल समझा। किसे कहा है बदमाश पहलवान? तांगे वाला चाबक लेकर नीचे उतर आया। खोजी की फैमिली पर उसने गालियां देनी शुरू कर दी थी, मगर मैं वहां से रफू चक्कर हो गया। खोजी को जहरीयत पसंद तांगे वाली की गलतफहमी दूर करने और उसे मेरे बारे में मालूमात मुहिम पहुंचाने में जो चंद मिनट लगे वही मेरे काम आए। मैंने एक मोटरसाइकिल वाले को 5 सिगरेट की दुकान के सामने रुकते देखा। उसने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया, इंजन को चलता छोड़ कर उतरा और जेब से पर्स निकाल के कुछ लेने के लिए बढ़ा। उसके ख्याल में खतरे की कोई बात ना थी। मोटरसाइकिल उसके बिल्कुल पीछे 2 कदम दूर खड़ी थी और उसे 2 मिनट में लौट आना था। मैंने इधर उधर देखा और मैदान साफ पाके दौड़ते हुए मोटरसाइकिल उठाते ही गियर में डाल दी। नई मोटरसाइकिल की एक पिकअप अच्छी थी, मगर उसके बालिक को फौरन इल्म हो गया कि मोटरसाइकिल गई। वो मेरे पीछे भागा। मोटरसाइकिल ने पूरा एक्सीलरेटर देने के बावजूद ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो एक बदहवास शख्स से टकरा गया जो रिक्शे से उतरा था। शायद वो लेट हो गया था और उसे गाड़ी निकल जाने का डर था कि उसने भी मुखालिफ समत में दौड़ लगाई। उनके बाहिमी तसादुम ने मुझे इस आखिरी मुश्किल मरहले से कामयाबो कामरान गुजरने का मौका फराहम किया। बहुत से लोग वेटर की वर्दी में एक मोटरसाइकिल सवार को देखकर खुश हुए और यूं हंसे जैसे सर्कस में लोग जोकर को मोटरसाइकिल चलाते देखकर ख्वाह मुख्वाह हंसने लगते हैं। मोटरसाइकिल को मैंने इत्मीनान से एक गली में छोड़ा और वहां से तांगे में बैठ गया। क्या एडवेंचर था ये मुख्तसर सफर भी। अपनी तरफ से मैंने बस के सफर को गैर महफूज समझते हुए ट्रेन का इंतखाब किया था, लेकिन हुआ उसके बरक्स। हम मियाँ जी के अलावा उनके चंद हम सफर बाथरूम से दरियाफ्त होने वाला बेहोश वेटर और वो वेटर जिसने पहचान लिया था कि मैं 210 नंबर नहीं हूँ। एक टिकट कलेक्टर, एक तांगे वाला और एक मोटरसाइकिल वाला मेरी जान के दुश्मन थे और उन सब की नजर में मेरी हैसियत एक मुजरिम की थी जिसे वो शनाख्त कर सकते थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इसे तो कहीं बेहतर होता कि मैं किसी बस में बैठता और सीधा लाहौर आके उतर जाता, मगर जैसे गीदड़ की शामत उसे शहर की तरफ ले जाती है, मेरी शामत अमाल मुझे रेलवे स्टेशन ले गई थी। शलवार कमीज तो मैंने तांगा जरा सी देर के लिए रुकवा कर खरीद लिए, मगर उनको पहनने की जगह ना थी और ना फौरी जरूरत। तांगे वाले के मैंने खुश करके एक फरलांग पहले रुखसत किया और बाकी फासला पैदल तय करके अब्दुल वदूद मंजिर के घर पहुंचा।
है।